देखिए, इस वीडियो में हम बॉडी फ्लूइड्स और होम्योस्टेसिस को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि बॉडी फ्लूइड्स होते क्या हैं। देखिए, हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी से बना होता है और ये पानी अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग काम करता है। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, ब्लड में जो लिक्विड हिस्सा होता है और सेल्स के बीच जो फ्लूइड होता है, ये सब मिलकर बॉडी फ्लूइड्स कहलाते हैं। इनका काम है न्यूट्रिएंट्स को लेके जाना, वेस्ट को हटाना, टेम्परेचर को कंट्रोल करना और केमिकल रिएक्शंस के लिए मीडियम प्रोवाइड करना। अब दूसरा शब्द है होम्योस्टेसिस। इसका मतलब होता है शरीर के अंदर के एनवायरनमेंट को स्टेबल बनाए रखना, चाहे बाहर का एनवायरनमेंट बदलता रहे। जैसे बाहर अगर बहुत गर्मी हो तब भी बॉडी टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रखा जाता है। इस तरह ब्लड का पीएच, शुगर लेवल, वाटर कंटेंट और सॉल्ट बैलेंस को बॉडी एक नैरो रेंज में मेंटेन करती है। होम्योस्टेसिस कोई एक ऑर्गन नहीं करता बल्कि नर्वस सिस्टम, हॉर्मोन्स, किडनीज, लंग्स और ब्लड मिलजुल कर के ये बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर यह बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो सेल्स सही से काम नहीं कर पाती और डिजीज डेवलप होती है। इसलिए अगर इसको आसान भाषा में कहें तो बॉडी फ्लूइड्स बॉडी का ट्रांसपोर्ट और रिएक्शन मीडियम होता है और होम्योस्टेसिस बॉडी का सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम है जो इंटरनल कंडीशंस को नॉर्मल रखता है ताकि सेल सरवाइव कर सके। देखिए, हमारे शरीर का जितना भी पानी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा सेल्स के अंदर मौजूद होता है। इसी को हम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड यानी कि आईसीएफ कहते हैं। टोटल बॉडी वाटर का लगभग 2/3 हिस्सा आईसीएफ के रूप में सेल्स में होता है। आईसीएफ असल में सेल के अंदर का वर्किंग एनवायरनमेंट होता है जहाँ सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, एंजाइम्स काम करते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर आईसीएफ का कंपोजिशन बदल जाए तो सेल का पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। आईसीएफ में खासकर पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ये आयन्स एंजाइम्स की एक्टिविटी, प्रोटीन सिंथेसिस और मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इसलिए आईसीएफ का आयोनिक कॉम्पोजिशन काफ़ी टाइटली कंट्रोल्ड रहता है। सेल मेम्ब्रेन आईसीएफ और बाहर के फ्लूइड को अलग-अलग रखती है और सिलेक्टिवली डिसाइड करती है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा और कौन सा बाहर जाएगा। इसी वजह से आईसीएफ का एनवायरनमेंट बाहर के फ्लूइड से अलग बना रहता है। देखिए, अगर डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या टॉक्सिन एक्सपोजर से आईसीएफ डिस्टर्ब हो जाए तो सबसे पहले सेल फंक्शन प्रभावित होता है, फिर टिश्यू और फिर ऑर्गन लेवल प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगती है। इसलिए आईसीएफ सेल का लाइफ सपोर्ट एनवायरनमेंट होता है और सेल सर्वाइवल सीधे आईसीएफ की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। सेकंड है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ईसीएफ। देखिए, जो ईसीएफ होता है वह कुल बॉडी वाटर का लगभग 1/3 हिस्सा होता है और यही फ्लूइड सेल्स के लिए सप्लाई लाइन की तरह काम करता है। ईसीएफ का मेन काम होता है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और हार्मोन्स को सेल तक पहुंचाना और सेल्स से वेस्ट प्रोडक्ट्स को उठाकर बाहर ले आना। यानी कि सेल्स और ब्लड के बीच जो एक्सचेंज होता है
वो ईसीएफ के ज़रिए ही पॉसिबल होता है। ईसीएफ में खासकर सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ये आयंस ब्लड प्रेशर, नर्व कंडक्शन और एसिड बेस बैलेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अब ईसीएफ को हम फर्दर छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है प्लाज्मा, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है। इसी में सेल्स तैरते हैं और इसी से सब्सटेंस पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। दूसरा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो सेल्स के बीच की जगह में भरा रहता है। यही फ्लूइड डायरेक्टली सेल्स को बाथ करता है और असली एक्सचेंज यहीं पर होता है। तीसरा है लिम्फ, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बनता है और इम्यून सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं जिन्हें हम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स कहते हैं, जैसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, साइनोवियल फ्लूइड, प्लूरल और पेरिटोनियल फ्लूइड। ये स्पेसिफिक ऑर्गन की प्रोटेक्शन और ल्यूब्रिकेशन के लिए होते हैं। देखिए, जब ईसीएफ कम हो जाता है, जैसे कि सीवियर डिहाइड्रेशन या ब्लीडिंग में, तो ब्लड प्रेशर गिर जाता है और शॉक हो सकता है। और जब ईसीएफ ज़्यादा जमा हो जाता है तो एडिमा यानी कि सूजन डेवलप होती है। इसलिए अगर इसको आसान भाषा में कहें तो ईसीएफ बॉडी का ट्रांसपोर्ट मीडियम है, जो सेल्स और सर्कुलेशन के बीच ब्रिज बनकर काम करता है। अब ईसीएफ के कंपोनेंट्स को समझते हैं। देखिए, ईसीएफ ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज का काम करता है। अब ईसीएफ खुद भी एक जैसा नहीं होता, बल्कि इसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं और हर कंपोनेंट का अपना अलग स्पेसिफिक रोल होता है। पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। देखिए, जो प्लाज्मा होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स और प्रोटीन्स सर्कुलेट करते हैं। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो यही प्लाज्मा पूरे शरीर में सब्सटेंस को लेकर अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचता है। इसलिए प्लाज्मा को हम मेन ट्रांसपोर्ट फ्लूइड ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं। देखिए, अगर प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाए, जैसे ब्लीडिंग या किसी डिहाइड्रेशन में, तो ब्लड प्रेशर गिर जाता है और शॉक जैसी कंडीशन बनती है। इसका दूसरा कंपोनेंट है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये फ्लूइड सेल्स के बीच की स्पेस में भरा रहता है और डायरेक्टली सेल्स को बाथ करता है। देखिए, असल एक्सचेंज यहीं पर होता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इसी फ्लूइड से सेल में जाते हैं और वेस्ट इसी में आकर फिर ब्लड में वापस चला जाता है। यानी कि प्लाज्मा और सेल्स के बीच जो रियल कनेक्शन है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू ही पॉसिबल होता है। एडिमा यानी कि सूजन इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा होने से होती है। तीसरा कंपोनेंट है लिम्फ। जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है तो उसका एक हिस्सा लिम्फेटिक वेसल में चला जाता है और लिम्फ बन जाता है। लिम्फ का काम है एक्स्ट्रा फ्लूइड को वापस ब्लड में लाना और साथ ही इम्यून सेल्स को ट्रांसपोर्ट करना। इसलिए लिम्फ इन्फेक्शन से लड़ने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर लिम्फ ड्रेनेज ब्लॉक हो जाए तो फ्लूइड जमा हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है, जिसे हम लिम्फेडिमा कहते हैं। चौथा इसका कंपोनेंट है ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड्स। कुछ स्पेशल बॉडी कैविटीज़ में जो फ्लूइड्स होते हैं उन्हें हम ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड्स बोलते हैं। ये ईसीएफ का छोटा हिस्सा होते हैं, लेकिन फंक्शनली काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कुशन देता है। साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट करता है। प्लूरल फ्लूइड लंग्स को स्मूथ मूवमेंट देता है और पेरिटोनियल फ्लूइड एब्डोमिनल ऑर्गन्स के बीच फ्रिक्शन को कम करता है। इन फ्लूइड्स का काम मेनली प्रोटेक्शन और स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करना होता है। देखिए, ये समझिए कि हमारे शरीर में कुल कितना पानी मौजूद होता है और ये अलग-अलग उम्र और जेंडर में क्यों बदलता है। देखिए, टोटल बॉडी वाटर का मतलब है शरीर में मौजूद पूरा का पूरा पानी, चाहे वो सेल के अंदर हो या बाहर। अडल्ट पुरुष में बॉडी वेट का लगभग 60% हिस्सा पानी होता है। इसका कारण यह है कि पुरुषों में मसल मास ज़्यादा होता है और मसल टिश्यू में पानी ज़्यादा होता है। अडल्ट महिलाओं में टोटल बॉडी वाटर थोड़ा कम होता है, लगभग 50% ऑफ बॉडी वेट। इसका कारण ये है कि महिलाओं में फैट टिश्यू का प्रपोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है और फैट में पानी की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसलिए ओवरऑल बॉडी वाटर परसेंटेज कम हो जाता है। अब न्यूबॉर्न बच्चों की अगर बात करें तो उनमें बॉडी वेट का लगभग 70 से 75% हिस्सा पानी होता है। इसका मतलब न्यूबॉर्न का शरीर ज़्यादातर फ्लूइड से ही बना होता है। इसी वजह से बेबीज़ में डिहाइड्रेशन काफ़ी जल्दी हो सकती है और थोड़ी सी फ्लूइड लॉस भी सीरियस हो सकती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है फैट परसेंटेज बढ़ता है और वाटर परसेंटेज कम होता जाता है, इसलिए एल्डरली लोगों में डिहाइड्रेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। देखिए, टोटल बॉडी वाटर जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी के आधार पर डॉक्टर्स फ्लूइड्स, ड्रग डोजेज और डिहाइड्रेशन मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। देखिए, अब तक हमने इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को पढ़ा है। अब ये सवाल कि ये फ्लूइड्स आपस में एक्सचेंज कैसे करते हैं, यानी कि पानी और सॉल्यूट्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। बॉडी में ये एक्सचेंज कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। ये एक्सचेंज मेनली 4 प्रोसेस से होता है: डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए, डिफ्यूज़न का मतलब है सब्सटेंस का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ना। जैसे ऑक्सीजन ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और फिर सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड उल्टी डायरेक्शन में डिफ्यूज़ होता है। डिफ्यूज़न मेनली गैसेस और स्मॉल सॉल्यूट्स के एक्सचेंज में काम आता है और इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पानी का मूवमेंट होता है, जहाँ पानी लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ता है और वो एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है। अगर ब्लड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो तो सेल्स से पानी बाहर चला जाएगा और सेल्स श्रिंक करने लगेगी, और अगर ब्लड डाइल्यूट हो जाए तो पानी सेल्स के अंदर चला जाएगा और सेल फूल जाएगी। ऑस्मोसिस बॉडी फ्लूइड्स बैलेंस का सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है। देखिए, फिल्ट्रेशन प्रेशर के कारण होता है, खासकर ब्लड कैपिलरीज में। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो प्लाज्मा का फ्लूइड हिस्सा बाहर की तरफ पुश होने लगता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाता है। किडनी में फिल्ट्रेशन का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ ब्लड फिल्टर होकर यूरिन बनाता है। चौथा जो कंपार्टमेंट है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का।
देखिए, कुछ आयंस और सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और इसके लिए एटीपी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, जो सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर एक्टिवली भेजता है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है किसी सॉल्यूशन में कुल कितने सोल्यूट पार्टिकल मौजूद है और ये बताता है कि सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स की नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी लगभग 285 से 295 ऑस्मोल पर लीटर होती है। अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाए तो ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और अगर कम हो जाए तो ब्लड डाइल्यूट हो जाता है। ऑस्मोलैरिटी सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखती है। ये यह नहीं देखती है कि पार्टिकल्स सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं या कि फिर नहीं। दूसरी टर्म है टोनिसिटी। देखिए, टोनिसिटी यह बताती है कि कोई सॉल्यूशन सेल के साइज पर क्या इफेक्ट डालेगा। सेल स्वेल करेगा या श्रिंक करेगा या कि फिर सेम रहेगा। टोनिसिटी सिर्फ उन सॉल्यूट्स पर डिपेंड करती है जो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि नॉन पेनिट्रेटिंग सॉल्यूट्स होते हैं। अब सॉल्यूशन के टाइप को समझिए। सॉल्यूशन के मेनली तीन टाइप होते हैं: आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन की इफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी सेल के बराबर है। इसमें सेल न तो श्रिंक करेगा और न ही स्वेल करेगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे नॉर्मल सेलाइन 0.9% NaCl। दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूट कम होता है, इसलिए पानी सेल के अंदर चला जाता है और सेल स्वेल करता है और कभी कभी ब्रस्ट भी कर सकता है। तीसरा टाइप है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है, इसलिए पानी सेल से बाहर निकल जाता है और सेल श्रिंक करने लगता है। देखिए, पूरे शरीर में फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल करने वाला कोई सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है तो वो है किडनी। देखिए, किडनी बॉडी का नेचुरल फिल्टर और रेगुलेटर होता है। इसका काम सिर्फ यूरिन बनाना नहीं है, बल्कि यह डिसाइड करता है कि कितना पानी और कितना सॉल्ट बॉडी में रखना है और कितना बाहर निकालना है। किडनी में लाखों छोटे फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। हर नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करता है और यूजफुल चीज़ों को वापस बॉडी में ले लेता है और वेस्ट तथा एक्स्ट्रा वाटर को यूरिन के रूप में बाहर निकालता है। इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन कहते हैं। जब बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाता है, जैसे ज़्यादा पानी पीने के बाद, तो किडनी ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन बनाती है ताकि एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाए। इससे ब्लड का वॉल्यूम और ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल बनी रहती है। और जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जैसे डिहाइड्रेशन में, तो किडनी पानी को कंजर्व करती है और काफ़ी कंसंट्रेटेड यूरिन बनाती है ताकि बॉडी का पानी बचा रहे। देखिए, किडनी सोडियम को भी टाइटली कंट्रोल करती है क्योंकि जहाँ सोडियम जाएगा पानी भी वहीं जाएगा। अगर किडनी ज़्यादा सोडियम रिटेन कर ले तो पानी भी साथ में रिटेन होगा और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और अगर सोडियम ज़्यादा बाहर निकल जाए तो पानी भी ज़्यादा बाहर निकल जाएगा और डिहाइड्रेशन हो सकता है। किडनी का कंट्रोल अकेले नहीं चलता, हॉर्मोन्स भी इसमें हेल्प करते हैं। जैसे एडीएच हार्मोन किडनी को सिग्नल देता है कि ज़्यादा पानी वापस एब्जॉर्ब करो और एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम को रिटेन करने को कहता है, जिससे वाटर रिटेंशन बढ़ता है।
इसलिए किडनी को हम बॉडी का फ्लूइड थर्मोस्टेट कह सकते हैं, जो हर समय एडजस्ट करता है कि कितना फ्लूइड रखना है और कितना निकालना है। कुछ हॉर्मोन्स भी होते हैं जो किडनी को उसका काम करने में हेल्प करते हैं। जैसे पहला है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। एडीएच तब रिलीज होता है जब ब्लड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है या कि फिर बॉडी में पानी कम हो जाता है, जैसे डिहाइड्रेशन में। एडीएच किडनी के कनेक्टिंग डक्ट्स पर काम करता है और उन्हें पानी के लिए ज़्यादा परमीबल बना देता है, जिससे ज़्यादा पानी वापस ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाता है और यूरिन कम और कॉन्सेंट्रेटेड बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि एडीएच बॉडी का वाटर सेविंग हार्मोन होता है। अगर एडीएच न बने तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन निकलता रहेगा और व्यक्ति को बार बार पेशाब और बहुत प्यास लगेगी, जैसे कि डायबिटीज इंसिपिड्स में होता है। दूसरा हार्मोन है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। देखिए, एल्डोस्टेरोन किडनी के डिस्टल ट्यूब पर काम करता है और सोडियम को वापस एब्जॉर्ब करने को कहता है और साथ ही पोटेशियम को बाहर भी निकालता है। देखिए, जहाँ सोडियम जाता है पानी भी वहीं जाता है, इसलिए एल्डोस्टेरोन इनडायरेक्टली वाटर रिटेंशन बढ़ाता है और ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन खासकर तब ज़्यादा बनता है जब ब्लड प्रेशर कम हो या कि फिर बॉडी में सोडियम कम हो, इसलिए इसे हम सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी बोल सकते हैं। देखिए, जो तीसरा हार्मोन है वो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और हार्ट ज़्यादा स्ट्रेच होता है तब एएनपी रिलीज होता है। देखिए, एएनपी किडनी को सिग्नल देता है कि सोडियम और पानी दोनों को बाहर निकालना है। इससे यूरिन ज़्यादा बनता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। इसलिए एएनपी एल्डोस्टेरोन के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। जहाँ एल्डोस्टेरोन फ्लूइड को बचाता है, वहीं एएनपी फ्लूइड को बाहर निकालता है। देखिए, जो एडीएच होता है वो पानी बचाता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम और पानी दोनों को बचाता है और एएनपी सोडियम और पानी दोनों को बाहर निकालता है। अब इनके क्लिनिकल कनेक्शंस को समझते हैं। देखिए, अगर एडीएच डेफिशिएंसी हो जाती है, एडीएच यानी कि जो पानी को शरीर में रखने का काम करता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन बनती है, जिसमें ज़्यादा यूरिन बनता है और डिहाइड्रेशन होता है। अगर एल्डोस्टेरोन जो पानी और सोडियम दोनों को रखता है, अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो सोडियम ज़्यादा शरीर में रहेगा, जिस वजह से बीपी हाई होने का रिस्क बढ़ता है और पोटेशियम लो होने का रिस्क बढ़ता है। हार्ट फेलियर में एएनपी ज़्यादा बनता है और जिससे बॉडी एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालने की कोशिश करती है। देखिए, हॉर्मोन्स और किडनीज के अलावा भी बॉडी के पास एक काफ़ी सिंपल लेकिन पावरफुल सिस्टम होता है जिससे फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रहता है, और वो है थर्स्ट मैकेनिज्म, यानी कि प्यास लगना। जब बॉडी में पानी कम हो जाता है या ब्लड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तब ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस नाम के पार्ट में मौजूद एक स्पेशल सेल एक्टिव हो जाती है, जिसे हम ओस्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये सेल्स ब्लड की ओस्मोलैरिटी को सेंस करते हैं। जैसे ही ओस्मोलैरिटी बढ़ती है, ये ओस्मो रिसेप्टर्स ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं कि बॉडी को पानी चाहिए, और तभी हमें प्यास लगने का सेंसेशन होता है। जब हम पानी पीते हैं
ब्लड डाइल्यूट होता है और ऑस्मोलैरिटी फिर से नॉर्मल हो जाती है। थर्स्ट मैकेनिज्म सिर्फ ऑस्मोलैरिटी से ही एक्टिव नहीं होता, बल्कि जब ब्लड वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाता है, जैसे हैवी स्वेटिंग, डायरिया या ब्लीडिंग में, तब भी बॉडी थर्स्ट सिग्नल जनरेट करती है ताकि फ्लूइड लॉस की भरपाई हो सके। थर्स्ट और एडीएच दोनों एक साथ काम करते हैं। थर्स्ट हमें पानी पीने को मजबूर करता है और एडीएच किडनी को पानी बचाने को कहता है। इस ड्यूअल सिस्टम से बॉडी काफ़ी इफ़ेक्टिवली डिहाइड्रेशन से बचती है। लेकिन एल्डरली लोगों में थर्स्ट सेंसेशन कमज़ोर हो सकता है, इसलिए उनमें डिहाइड्रेशन का रिस्क ज़्यादा रहता है। क्योंकि उन्हें प्यास कम लगती है, इसलिए फ्लूइड लॉस चलता रहता है। देखिए, हमारे बॉडी फ्लूइड्स का पीएच काफ़ी नैरो रेंज में रहता है, यानी कि लगभग 7.35 से 7.45 के बीच। अगर पीएच थोड़ा भी ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे चला जाए तो एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं और सेल्स डैमेज होने लगते हैं। इसलिए बॉडी के पास स्ट्रॉन्ग सिस्टम होते हैं जो पीएच को कंट्रोल में रखते हैं, जिसे हम एसिड बेस बैलेंस कहते हैं। इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बॉडी 3 लेवल पर काम करती है। पहले बफर्स, फिर लंग्स और फाइनली किडनीज। देखिए, बफर्स बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। ये तुरंत एसिड्स या बेस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बफर है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। इसमें कार्बोनेट एसिड और बाइकार्बोनेट मिलकर पीएच को कंट्रोल करते हैं। जैसे ही एसिड बढ़ता है, बाइकार्बोनेट उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके अलावा प्रोटीन बफर्स भी होते हैं, खासकर हीमोग्लोबिन और फॉस्फेट बफर सिस्टम। ये किडनीज ट्यूबल्स में इम्पोर्टेंट होते हैं। बफर्स का काम जल्दी होता है, लेकिन इनकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। अगला सिस्टम है लंग्स का। देखिए, लंग्स ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और CO2 एसिड बनाने में इन्वॉल्व होता है। अगर ब्लड में एसिड ज़्यादा हो जाए तो ब्रीदिंग तेज़ हो जाती है, जिससे ज़्यादा CO2 बाहर निकल जाती है और पीएच नॉर्मल होने लगता है। और अगर ब्लड ज़्यादा एल्कलाइन हो जाए तो ब्रीदिंग स्लो हो जाती है। इस तरह लंग्स कुछ ही मिनट्स में पीएच को एडजस्ट कर देते हैं। तीसरे हैं किडनीज। देखिए, किडनीज सबसे पावरफुल लेकिन स्लो सिस्टम होते हैं। ये बॉडी में एक्स्ट्रा एसिड्स को यूरिन में निकालते हैं और ज़रूरत के हिसाब से बाइकार्बोनेट को कंजर्व या एक्सक्रीट करते हैं। अगर बॉडी एसिडिक हो जाए तो किडनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन बाहर निकालती है और बाइकार्बोनेट को बचाकर रखती है। और अगर बॉडी एल्कलाइन हो जाए तो बाइकार्बोनेट को बाहर निकाल देती है। किडनी का इफ़ेक्ट हार्स से लेकर डेज में दिखाई देता है, लेकिन ये पीएच को लॉन्ग टर्म स्टेबल बनाए रखते हैं। जो बफर्स होते हैं वो तुरंत एक्शन करते हैं, लंग्स फास्ट एडजस्टमेंट करते हैं और किडनीज परमानेंट करेक्शन करती है। देखिए, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बॉडी के अंदर कंडीशंस को नॉर्मल रेंज में रखना। और निगेटिव फीडबैक वही सिस्टम है जो इस उतार चढ़ाव को वापस नॉर्मल की तरफ लेके आता है। निगेटिव फीडबैक का सिंपल मतलब है, अगर कोई वैल्यू नॉर्मल से ऊपर चली जाए तो बॉडी उसे नीचे लाने की कोशिश करती है, और अगर नीचे चली जाए तो बॉडी उसे ऊपर लाने की कोशिश करती है। हर निगेटिव फीडबैक लूप में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है सेंसर या रिसेप्टर, जो चेंज को डिटेक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर सेंसर्स स्किन और ब्रेन्स में होते हैं।
जो बताते हैं कि बॉडी गर्म हो रही है या ठंडी। दूसरा है कंट्रोल सेंटर, जो यूजुअली ब्रेन या एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ये डिसाइड करता है कि करेक्शन कैसे करनी है, जैसे हाइपोथैलेमस टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर होता है। और तीसरा है इफेक्टर, जो एक्चुअल एक्शन करता है, जैसे स्वेट ग्लैंड्स स्वेटिंग शुरू कर देते हैं या मसल शिवरिंग स्टार्ट करने लगती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सेंसर्स हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं। हाइपोथैलेमस स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और ब्लड वेसल्स को फैलाता है, जिससे हीट बाहर निकलती है और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो शिवरिंग शुरू हो जाती है और ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, जिससे हीट लॉस कम होता है। इसका दूसरा एग्जांपल समझते हैं ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन का। देखिए, जब ब्लड शुगर बढ़ती है तो पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, जिससे सेल्स ग्लूकोज अपटेक कर लेते हैं और शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। और जब शुगर कम हो जाती है तो ग्लूकागोन रिलीज होता है, जो लीवर से ग्लूकोज निकलवाता है। तीसरा एग्जाम्पल है फ्लूइड बैलेंस का। जब ब्लड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है तो हाइपोथैलेमस एडीएच रिलीज करवाता है और थर्स्ट जनरेट होती है, जिससे किडनी पानी बचाती है और हम पानी पीते हैं और ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल होती है। देखिए, निगेटिव फीडबैक बॉडी को ओवर रिएक्शन से बचाता है। अगर यह सिस्टम न हो तो बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पीएच और ग्लूकोज लेवल अनकंट्रोल्ड तरीके से ऊपर नीचे होते रहते, जो कि लाइफ के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकते थे। देखिए, ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल कंट्रोल्स निगेटिव फीडबैक से ही चलते हैं। अब पॉजिटिव फीडबैक को भी थोड़ा समझते हैं। देखिए, पॉजिटिव फीडबैक काफ़ी रेयर होता है, जैसे डिलीवरी कितने हैं, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन या ब्लड क्लॉटिंग। लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, लाइफ लॉन्ग कंट्रोल के लिए नहीं होता। अब इसके क्लिनिकल कनेक्शन को समझते हैं। सबसे पहले जो क्लिनिकल कंडीशन है वो है डायरिया। देखिए, जब बॉडी से पानी ज़्यादा निकल जाता है, जैसे डायरिया में, वोमिटिंग या कि फिर एक्सेस स्वेटिंग में, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है और पेशेंट को वीकनेस, डिजीनेस और सीवियर केस में शॉक भी हो सकता है। इसके अपोजिट कंडीशन है एडिमा, यानी कि टिश्यू में फ्लूइड का जमा हो जाना। और ये तब होता है जब प्लाज्मा से ज़्यादा फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, जैसे हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज या लो प्रोटीन लेवल्स में। इससे लेग्स, फेस और लंग्स में स्वेलिंग हो सकती है। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बात करते हैं। देखिए, सोडियम इम्बैलेंस से ब्रेन सेल्स स्वेल या फिर श्रिंक कर सकती है, जिससे हेडेक, कन्फ्यूजन और सीजर्स हो सकते हैं। पोटेशियम इम्बैलेंस से मसल वीकनेस और डेंजरस हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो एसिडोसिस या फिर एल्केलोसिस डेवलप हो सकता है। एसिडोसिस में ब्रीदिंग तेज हो जाती है और पेशेंट टायर्ड रहता है, जबकि एल्केलोसिस में मसल ट्विचिंग और नर्वस इरिटेबिलिटी हो सकती है। सीवियर फ्लूइड लॉस या ब्लड लॉस में शॉक डेवलप हो सकता है, जिसमें ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती और एक किडनी फेलियर, ब्रेन डैमेज और डेथ तक हो सकती है। देखिए, एक केस है जिसमें एक पेशेंट को डायरिया है और उसमें मसल वीकनेस है
ड्राई टंग, लो बीपी और डिजीनेस की सिम्टम्स हैं। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है और उसके आंसर्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट इज प्राइमरली रिड्यूस्ड। तो इसका आंसर है कि जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है वो कम हुआ है। देखिए, डायरिया में पानी और सॉल्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं, जो मेनली ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ही आते हैं, जो ईसीएफ का हिस्सा होते हैं। इसलिए सबसे पहले ईसीएफ वॉल्यूम घटता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम और बीपी कम हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वाई मसल वीकनेस अकर्स। देखिए, इसका आंसर है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। देखिए, डायरिया में पोटेशियम भी बाहर निकलता है और लो पोटेशियम से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि मसल सेल प्रॉपरली एक्साइट नहीं हो पाती और वीकनेस और क्रैम्प्स होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच हार्मोन विल इंक्रीज टू कंजर्व वाटर। इसका आंसर है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखिए, फ्लूइड लॉस से ब्लड ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है और हाइपोथैलेमस इसे सेंस करके एडीएच रिलीज करवाता है, जो किडनी को पानी वापस एब्जॉर्ब करने को कहता है, ताकि बॉडी डिहाइड्रेशन से बच सके। चौथा क्वेश्चन है, विच किडनी फंक्शन हेल्प रिस्टोर बैलेंस। तो जो किडनी है वो इंक्रीज्ड वाटर एंड सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, ये उसको वाटर को रिटेन करने में, रिस्टोर करने में मदद करेगा। देखिए, किडनी जो होती है यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाकर पानी और सोडियम को बॉडी में रोकती है, जिससे ब्लड वॉल्यूम और बीपी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं। यह होम्योस्टेसिस रिस्टोर करने की मेन मैकेनिज्म होती है। अब नेक्स्ट कंडीशन है हार्ट फेलियर की विद स्वेलिंग। इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंडीशन कॉल्ड। जो कंडीशन अभी हुई है इसको बोलते हैं क्या है, तो इसको बोलते हैं एडिमा। एडिमा का मतलब होता है टिश्यूज़ में एबनॉर्मल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना। हार्ट फेलियर में ब्लड प्रॉपरली पंप नहीं हो पाता, जिस वजह से फ्लूइड कैपिलरीज से बाहर निकलकर टिश्यू में जमा हो जाता है, खासकर लेग्स और लंग्स में। सेकंड क्वेश्चन है, विच फ्लूइड कंपार्टमेंट इज इंक्रीज्ड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि जो ईसीएफ का पार्ट होता है। देखिए, फ्लूइड है वो ब्लड से निकलकर सेल्स के बीच की स्पेस है, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, इसमें जमा होता है। इसलिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है, जो ईसीएफ का हिस्सा होता है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज फ्लूइड लीक इनटू टिश्यूज। तो इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर की वजह से जो इंक्रीज्ड कैपिलरी फिल्ट्रेशन है उससे फ्लूइड लीक होता है टिश्यूज में। देखिए, हार्ट फेलियर में जो वीनस ब्लड होता है वो वापस हार्ट तक ठीक से नहीं पहुंच पाता, जिससे कैपिलरीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है और ज़्यादा प्रेशर से प्लाज्मा बाहर पुश होने लगता है और टिश्यूज में फ्लूइड जमा हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, विच हार्मोन में बी इंक्रीज्ड। तो इसमें एएनपी, यानी कि एचियल नेट्रोटिक पेप्टाइड, ये इंक्रीज होता है। हार्ट के आर्टरिया ज़्यादा ब्लड से स्ट्रेच होते हैं, जिससे एएनपी रिलीज होता है। एएनपी किडनी को सोडियम और पानी बाहर निकालने को कहता है, ताकि ब्लड वॉल्यूम कम हो और हार्ट पर से लोड कम हो। लेकिन सीवियर हार्ट फेलियर में आरएएस और एल्डोस्टेरोन्स भी एक्टिव होते हैं, जिससे फ्लूइड रिटेंशन और बढ़ सकता है।